बराह रास्त आप तक सलाम जे के प्रोग्राम पहुंच रहा है, न सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम से बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त ये प्रोग्राम इस वक्त आप तक पहुंच रहा है। और दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और दूसरे जो सोशल वेबसाइट्स हैं उन पे इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त देख सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और आज 2 जनवरी है और ठठरती सर्दी के बीच सुबह सुबह हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो रहे हैं और प्रोग्राम सलाम जेके में आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। और आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल भी है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन हस्ब मामूल हम प्रोग्राम की शुरुआत तारीख के पन्नों से करते हैं और तारीख के पन्नों पर नजर डालते हैं हमारे सीनियर साथी सनम एजाज। बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं सनम एजाज। सलाम जी के प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो से लाइव नशरियात में सुबह के 8 बजे 8:30 बजे के बाद हमारा प्रोग्राम तब तक बराह रास्त शुरू होता है। बराह रास्त पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है और जिस तरह मेरे साथी साहिल ने बताया कि ठठरती सर्दी में सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया की जो अपडेट्स हैं, दुनिया की खबरों की गर्मी है, उससे आपको बाखबर रखें। तो कोशिश में हम कितने कामयाब कितने नाकामयाब ही इसका फैसला कर सकते हैं और इसका फैसला आप हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी कर सकते हैं, बराह रास्त हमारे साथ रब्ता कायम करके भी कर सकते हैं। तो शुरुआत जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि आज का दिन तारीख के औराक से, तो दिन की अहमियत बहुत होती है और ख़ास तौर पे माजी को अगर हमने भूल दिया तो फिर हमारा मुस्तकबल भी उतना शानदार नहीं हो सकता। तो माजी को याद रखना है और माजी को याद रखते हुए आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी माजी में हुआ वो हम आपको बताएंगे। आज का दिन जो है हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम भी है। अंग्रेज़ों ने करीबन 150 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। 1857 तो सब ने सुना होगा। 1857 से पहले बताते चलें, ये 1757 का साल था, दिन था आज का। और बरतानवी फौज ने हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर पे पहली बार आज कब्जा हुआ था। अंग्रेज़ों ने बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान पे आज के दिन से ही कब्जा करना शुरू किया था। यूं जो हमारे यहाँ 150 से 200 साल तक की हमें गुलामी भी झेलनी पड़ी, हमें गोरों का गुलाम बनकर रहना पड़ा, वो आज के दिन से शुरू हुआ था। तो ये आज की तारीख का बड़ा दिन भी है। हिंदुस्तान की तारीख में भी एक अहम दिन है क्योंकि आज का दिन वो दिन था जब हिंदुस्तान की आवाम के गले में गुलामी का तोक डाला गया था, अंग्रेज़ों ने डाला था। तो गुलामी के 100 साल जीने से आज़ादी का एक दिन जीना, ये अजीम बात अजीम फलसफियों ने कही है। तो आज के दिन पे हिंदुस्तान जो है बाज़ाब्ता तौर पर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाना शुरू किया था। ये तारीख एक फर्क है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि चांद पे दुनिया जा रहा है। चांद पे सब लोग जाने की आज कोशिशें कर रहे हैं। हिंदुस्तान चांद पे अब पानी की तलाश कर रहा है और ब्लैक होल की तरफ भी हिंदुस्तान पहुंच चुका है। लेकिन आज का दिन साल 1839 का था और आज पहली बार फ्रांसीसी फोटोग्राफर, आज के दिन फ्रांसीसी फोटोग्राफ लुइस डेकोरे ने चांद की पहली तस्वीर खींची और उसको दुनिया तक पहुंचाया। यूं चांद तक पहुंचने का रास्ता जो हमवार हुआ वो आज के दिन पे ही हुआ। यूं ये भी तारीख में अहम दिन है क्योंकि शुरुआत किसी ने की, बाद में कौन कहां पे पहुंचा, लेकिन रास्ता किसी ने दिखाया। और आज का दिन कहें तो दूसरी जगह आलमगीर जंग, वर्ल्ड वार, और उस वर्ल्ड वार को जिस तरह कहा जाता है कि तीसरी जंग की तरफ हम धकेल चुके हैं और आइंदा कुछ ही सालों में तीसरी आलमगीर जंग या वर्ल्ड वार जो है वो जा हो सकती है। लेकिन साल था 1982, आज का दिन था और आज के दिन पे जापान ने फिलिपाइन के शहर मनीला पर कब्जा किया था। फिलिपाइन का शहर मनीला यूजुअली फिलिपाइन का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। और यह 1942 का साल था। आज की तारीख थी 2 जनवरी था और 2 जनवरी को यहाँ पे कब्जा हुआ था। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो अगला पड़ाव हिंदुस्तान की बात करते हुए बताते चलें, साल 1954 था और हिंदुस्तान की तारीख में अहम शख्सियात को अहम कारनामे अंजाम देने के लिए, याद करने के लिए, उनके एजाज़ात को मानने के लिए, उनके उस काम को मानने के लिए भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड्स का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज हुआ। और अब जरा पड़ोसी देश का हाल बताते चलें। पाकिस्तान के बारे में बहुत से लोग सब जानते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की जो आज की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार उनका सदर अयूब खान है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नशे में धुत रहता था, तारीखदान ये भी कहते हैं कि उसको पता नहीं होता था और बिलाखिर सरकार के लिए उसने अपने हरीफों को किस मुकाम तक और पाकिस्तान को किस हाल तक पहुंचाया। वही सदर अयूब आज ही के दिन 1965 में
पाकिस्तान का सदर मुंतखब कहें या उन्हें बनाया गया, ये क्योंकि पाकिस्तान में बताया जाता है कि जो कुछ बनता है, जो कुछ भी अहदेदार वो अमेरिका ही बनाते हैं, अमेरिका के डॉलर बनते हैं। बात पाकिस्तान की, लेकिन श्रीलंका पड़ोस का मुल्क है, तो श्रीलंका के सदर राणा संगे प्रेमदासा वो 1999 में आज ही के दिन पे उन्होंने हलफ लिया था। तो साल था 1999, 1989। श्रीलंका के सदर राणा संगे प्रेमदासा आज ही के दिन पे वहां के प्रेसिडेंट बने थे। और तामीर और तरक्की पर भी अगर नजर डाली जाए तो बैनुल-अक़वामी म्यार का हवाई अड्डा बनाना ये भी कमाल होता है। तो तिरुवनंतपुरम जो है उसे हिंदुस्तान के उन हवाई अड्डों में से काफ़ी अहम माना जाता है जो बैनुल-अक़वामी म्यार के माने जाते हैं। और ये साल था 1991 जब तिरुवनंतपुरम को बैनुल-अक़वामी म्यार के हवाई अड्डे के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। तो तारीख की ये अवराक है और तारीख की इन अवराक से याद हमें रखना है हमारा माजी कैसा था, हमारा हाल कैसा है, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, ये तारीख ही बताती है। और उस तारीख में तारीख के अवराक जो है वो याद रखना ज़रूरी है। शुक्रिया साहिल अमीन, आपने सुना, तो बताइए आगे का क्या पड़ाव है हमारा। बिल्कुल, ये तारीख के औराक पर एक नज़र थी और सनम एजाज पहुंचा रहे थे आप तक के 2 जनवरी की अहमियत तारीख के पन्नों में क्या है, और वो आपने देखा और सुना भी। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और 2 जनवरी, जहां 2 जनवरी के माजी की हम बात कर रहे थे, लेकिन आज की भी बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली पर सबकी नज़रें मरकूज है, चाहे अवामी हल्के हो या सियासी हल्के जम्मू कश्मीर के, सबकी नज़रें आज नई दिल्ली पर है। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इलेक्शन हो या अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन हो या उसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात हो, ये सारी चीजें मिलाकर लोगों की नजरें आज दिल्ली पर है। दिल्ली पर नजरें क्यों हैं, क्या कुछ खास दिल्ली में होने जा रहा है, और सनम आपको बताएंगे पूरी तफसील कि दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर आज क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल, आपने दिल्ली की बात की, कश्मीर के रिलेटेड बात की, तो साफ जाहिर है दिल्ली में कश्मीर रिलेटेड आज बड़ा मुद्दा है। तारीख है 2 और 2 तारीख को हम पिछले कई दिनों से बता रहे कि 2 बड़े मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर दाखिला, ये दोनों दिल्ली में मिलेंगे। और उनके साथ जो बाकी मुल्क की आला कमान होगी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबरा और फिर मरकजी जो वजारत दाखिला हैं उनके आला अहदेदार। और दिल्ली में आज 2 मीटिंग्स होने जा रही हैं और इन मीटिंग्स में एक तो सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर मीटिंग है जो सुबह बाद दोपहर शुरू होगी और सुबह करीबन 11 बजे जो है वो डेवलपमेंटल पैकेज को लेके है। और इस डेवलपमेंटल सेक्टर को लेके अगर मीटिंग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात तो सिक्योरिटी, ये 2 मामला आज इस रिव्यू मीटिंग्स में रहेंगे। और साथ साथ में वजीर आजम जो है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर वो किन प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह करेंगे, उनके लिए क्या क्या डिस्प्ले करना होगा, किस किस की बात होगी, वो आज इस मीटिंग में ज़रा कहते हैं डिस्कस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात। आप जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो टर्म है वो पिछले साल नवंबर में है, यानी 2023 में। अब पिछला साल हमें उसको कहना पड़ रहा है, अभी मुंह से जाता नहीं है। तो पिछले साल दिसंबर में वो अपनी टर्म जो है 5 ईयर्स टर्म जो वो मुकम्मल कर चुका है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देही लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत वगैरह होते उनकी टर्म 9 जनवरी को टोटली ख़त्म हो जाएगी, ये जो पंचायत वगैरह हैं। और फिर BDCs की मुद्दत भी जो है वो भी ख़त्म होने जा रही है। और कुल मिला के इस वक्त पंचायती राज का जो मामला है वो टोटली ओवरऑल ख़त्म होने जा रहा है। और इसमें देरी जो है, पिछली बार सरकार ने बताया था कि हम जी ख़वातीन की रिजर्वेशन, OBCs, STs की रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो इसकी वजह से टाइम भी लगा, सरकार का यही कहना है। और रिजर्वेशन एक्ट में जो तरमीम भी पंचायती राज एक्ट में है वो बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब इम्कानात क्या है, इम्कानात क्या, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे, अगर असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज की इस मीटिंग में पंचायती इंतखाबात पे ख़ास बहस होगी, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, DDCs हों, BDCs हों, इन इंतखाबात से। देखिए एक चीज़ हमारे नाज़रीन को याद रखना पड़ेगा, सरकार जो है केंद्र सरकार यानी दिल्ली सरकार वो बता रही है कि जम्मू कश्मीर में हमने ग्राउंड लेवल तक जो है रिप्रेजेंटेटिव दिए, 30,000 के करीब नुमाइंदे दिए। अब आज उनकी टर्म जो है वो जब ख़त्म हो रही है तो उसके बाद सरकार को बताने और दिखाने के लिए क्या रहेगा। तो उसी मुद्दा वही मुद्दा है जो आपकी पहली मीटिंग में जो है बड़ा रिव्यू मीटिंग उसका लिया जाएगा। ताबिश कमाल मेरे साथी दिल्ली में है, हमारे साथी हैं, तो जरा ताबिश के पास भी चलते हैं, ताबिश से जानेंगे कि आज की मीटिंग में नुमाया तौर पे क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, सुबह
जो आपसे बात कर रहे हैं हम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आपको भी है। जरा बताइएगा आज की दिल्ली में मीटिंग और इस पे जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट सिक्योरिटी सिनेरियो पे तो सबकी नजर है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या आपके सूत्र, आपके सोर्सेज, आपके जराया बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल सनम, देखिए सोर्सेज से जहां तक हमें पता चला है, होम मिनिस्ट्री के जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो उन्होंने हमें बताया कि 3 सिटिंग्स के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, यानी 3 दौर की मीटिंग चलने वाली है। फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और उसकी परियोजनाओं को लेकर के होगी। देखिए जम्मू कश्मीर को 2021 में जो 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, वो फंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत दिया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। 2022-23 के दौरान जो एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको 2153 यानी 0.45 करोड़ कर दिया गया था। ये जो तमाम फंड है जो डेवलपमेंट के लिए गया था, इस पर बातचीत की जाएगी। जो फर्स्ट दौर की बैठक होनी, यानी 3 राउंड बैठक होनी है, तो पहली बैठक लगभग 11 बजे करीब शुरू हो जाएगी, जिसमें पूरी की पूरी बातचीत डेवलपमेंट पर होनी है। दूसरी जो बैठक होनी है उसके दौरान जम्मू कश्मीर के जो हालात है, जो सूरत हालात है, चाहे उसमें राजौरी पुंछ जैसी घटनाएं हुई हो, उन सब पर बातचीत की जाएगी। और इसके लिए जम्मू कश्मीर के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा दिल्ली से एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है, साथ ही डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कमिश्नर हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है, यानी जम्मू कश्मीर के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है और इस सब पर बातचीत की जाएगी। तीसरा जो अहम मौजू रहने वाला है बैठक का, वो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के बाद जो चुनाव की परिस्थितियां लगातार जेएंडके में बन रही हैं, उस पर बातचीत की जाएगी, हालात पर बातचीत की जाएगी कि वो इस तरह के हालात है कि वहां पर इस वक्त चुनाव किए जा सकते हैं। हालांकि सनम एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी रहेगा कि जम्मू कश्मीर में देखिए इसी में जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था। अब चूंकि उसकी तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन हमारे सोर्सेज से, पीएमओ से हमें जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर में जनवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। वहां पर जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट वहां पर एरिया है, उस पर समीक्षा कर सकते हैं और नई योजनाएं हैं उन पर घोषणाएं की जा सकती हैं। तो ऐसे में जो हालात फिलहाल अभी बने हैं, तो सोर्सेज से ये पता चला है कि पीएम इस महीने न जाकर के अगले महीने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं और इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की गई है, जो सबसे पहले डेवलपमेंट पर बात की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का घोषणा की थी, जिन योजनाओं के लिए कहा था, क्या उनको ठीक तरह से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, क्या वहां के आवाम को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं, उसका एनालिसिस आज किया जाएगा। और देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह हमेशा बहुत सख्त मिजाज में रहते हैं, जो वो मीटिंग लेते हैं उनका मिजाज हमने देखा है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर डेवलपमेंट की जहां पर बात आती है तो वो कई चीजों को लेकर कई बार मीटिंग के अंदर नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि ये योजना अगर केंद्र सरकार ने ग्राउंड जीरो पर भेजी थी और उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उस पर वो कई बार नाराजगी भी जाहिर कर देते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं, उनको इस बात का पता है कि अगर जो योजनाएं केंद्र से आई हैं वो ठीक से अगर वो लागू नहीं हुई है और उनका फायदा पब्लिक को, आवाम को नहीं मिल रहा है, तो सरकार नाराज भी हो सकती है और कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसलिए बड़ा खाका तैयार करके जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और वो सब आज होम मिनिस्टर के सामने रखा जाएगा। दूसरी एक और अहम चीज है कि दिल्ली के अंदर आज बीजेपी की भी अपनी एक बैठक होने वाली है, जो बहुत अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की जहां पर सूरत हाल को लेकर के गृह मंत्री आज होम मिनिस्ट्री के अंदर बैठक करेंगे, 3 राउंड की ये बैठक चलेगी। वहीं आज बीजेपी की भी एक अहम बैठक दिल्ली हेडक्वार्टर पर, बीजेपी के हेडक्वार्टर पर रहेगी, जिसमें बड़े जो जम्मू जो पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि हाल ही में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये कहा गया था कि सितंबर 2024 तक चुनाव होना चाहिए, पंचायत के, लोकल अर्बन बॉडीज के चुनाव होने चाहिए। तो ऐसे में यहाँ को लेकर के भी एक चर्चा की जा सकती है और गवर्नमेंट लगातार इस बात को कह रही है कि सूरत हाल बेहतर है और बहुत जल्द चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसे में आज 2 बहुत अहम बैठकें हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से दिल्ली के अंदर। एक तो वहां के डेवलपमेंट और वहां की सिक्योरिटी, वहां के इलेक्शन को लेकर के बातचीत की जा सकती है। वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। तो 2 अहम बैठकें आज दिल्ली के अंदर होंगी और सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जहां डेवलपमेंट की बात है वहां होम मिनिस्टर, उससे कभी कोई ऐसा नहीं होता कि अगर डेवलपमेंट पर बातचीत हुई हो और होम मिनिस्टर को कहीं पर कोई कमी लगी हो तो वो नाराजगी ना जाहिर करते हो। उन्होंने हमेशा नाराजगी। ताबिश जरा अब बात डेवलपमेंट की होगी,
जरा ये भी बताइए तुगलकाबाद का मौसम कैसा है इस वक्त? कश्मीर के हवाले से खबरें जिस तरह जानती है दुनिया, बहुत कड़ाके की ठंड चल रही है, तो दिल्ली की तुगलकाबाद से लेके नोएडा और बाकी इलाकों का इस वक्त का मौसम कैसा है, कितनी ठंड है? अब बिल्कुल देखिए सनम, इस वक्त अगर दिल्ली के मौसम की मिजाज की बात कर ली जाए तो काफी सर्दी है इस वक्त दिल्ली में। 2 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर धूप नजर नहीं आ रही। कल लगभग 2 बजे के बाद हल्का सा सूरज जरूर नजर आया था, लेकिन 2 दिन से लगातार अभी भी अगर देखें तो घना कोहरा दिल्ली के अंदर छाया हुआ है। और दिल्ली का जो टेम्परेचर है फिलहाल वो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो दिल्ली में भी एक तरफ तो ठंड है और दूसरी तरफ पॉल्यूशन की भी मार है। देखिए पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में ग्रेफ 3 लागू कर दिया गया है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो दिल्ली में कोहरा और पॉल्यूशन की जो स्मॉग है वो एक साथ मौसम में घुल गई है। तो ऐसे में ठंड भी है और पॉल्यूशन भी, डबल मार दिल्ली वालों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। चलिए, आपको डबल मार पड़ रही है पॉल्यूशन की, कश्मीर को माइनस की ठंड की मार पड़ रही है। -5 आज रात का टेम्परेचर कश्मीर में रिकॉर्ड हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथी अमीन। नाज़रीन, आपको बता दें सनम, जिस तरीके से आपने अभी बात जिक्र की थी इंतखाबात को लेकर और दिल्ली के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा दूसरे आला अहदेदारान जो है वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ ज़राए से हमें ये खबर भी पहुंच रही है कि शायद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पंचायती कॉन्फ्रेंस की जानिब से लगातार पिछले 1-2 माह से सरकार से मांग की थी और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम भी पेश किया था कि अगर सरकार यहाँ पर पंचायती या BDCs DDCs के इंतखाब नहीं कराना चाहती है तो 9 जनवरी को उनके टर्म खत्म होने जा रही है, उसको एक्सटेंड किया जाए। ये मांग थी पंचायत कॉन्फ्रेंस की और ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि शायद आज उस पर महर लग सकती है और उनकी मांग को भी पूरा किया जा सकता है। फिलहाल नजरें सबकी नई दिल्ली के ऊपर और नई दिल्ली के अंदर जो मीटिंग जो दिल्ली में बैठक है इसमें इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का जो बजट है, क्योंकि बजट जो है जम्मू कश्मीर का यूटी है, इस वक्त यहाँ पे सरकार नहीं है, तो वोट ऑन अकाउंट जो बजट है वो पेश होता है। तो आज की इस मीटिंग में वोट ऑन अकाउंट होगा या मई में जब नई सरकार बनेगी तब उस नई सरकार के साथ ही जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है। और जिस तरह से इस बजट के दौरान, इस मीटिंग के दौरान भर्ती का मामला है, उसके हवाले से एम्प्लॉयमेंट का है, वो आज डिस्कस होगा। जिस तरह ताबिश बता रहे थे कि 85,000 करोड़ रुपए की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस पर भी आज बड़ी बैठक हो सकती है। और फिर सरमायाकारी के साथ साथ रोजगार की बात अगर की जाए, उन मसाइल में श्रीनगर का टट्टू ग्राउंड है, श्रीनगर की डल झील है और जो हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आउटसोर्सिंग जो सरकार ने कर रखी है, सेंचुर होटल है, JK सीमेंट्स लिमिटेड है, जंगलात है, इन्वायरमेंट है, ये आज की इस मीटिंग में है, वो सूरत हाल पे नज़र रखी जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सरहदी ज़िला जो राजौरी है और पुंछ है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो उस हवाले से भी बात की जाएगी। माने ये भी जा रहा है कि अजीत डोवल होम सेक्रेटरी के, बल्ला IB के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जम्मू कश्मीर के और RK गोयल जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, RR सोइन पुलिस सरबराह हैं, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, ये सब इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इंटेलिजेंस के आला अहदेदार भी रहेंगे और जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो है सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा भी लिया जाएगा। हालिया हमले जो रजौरी पुंछ में हुए हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा और फिर जो खतरे से 2-4 इलाके हैं वो इस सारे मामला जो हैं वो इस मीटिंग के दौरान ख़ास तौर पे नुमाया तौर पे देखे जा सकते हैं। और फिर इस ऑपरेशंस में कहा जाता है कि कुछ सख्त कार्रवाइयाँ और भी की जा रही हैं और पुंछ राजौरी में चूँकि पहले ही फ़ौज के इजाफी दस्ते पहुँच चुके हैं तो ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मजमूई सूरत हाल पर बहस की जाएगी। ये अमीन सिक्योरिटी सिनेरियो दिल्ली के हवाले से। लेकिन कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो में सियासत, और सियासत में कल आपने देखा जावेद बे को अपनी पार्टी ने पूरी तरह से पार्टी से बर्खास्त कर दिया 5 साल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर। परसों उन्होंने उसका डिमोट किया, यानी पार्टी को उनको स्पोक्समैन थे उनकी जगह मुंतज़िर मोहिद्दीन को रखा। कल बड़ा फैसला उन्होंने कि उनको निकाल दिया। क्या कहते हैं आपके ज़राया, क्या आगे हो सकता है? क्योंकि कल PDP ने एक सख्त बयान भी दिया, जिस तरह अल्ताफ़ बुखारी ने बयान दिया था कि बफलियात जैसे वाक़ात के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार है, तो उनने कल जवाब दिया कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और उनने B टीम C टीम इसका जिक्र करते हुए बताया। लोन हाजुरा जो है उन्होंने 2 टोक अल्फाज में मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का नाम लेते हुए कहा कि मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के ये बयान जो है ये अफसोसनाक है, क्योंकि वो भी उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे जिस वक्त हम सरकार में थे। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे तो सियासत अगर वादी में ठंड बहुत पिछले कई दिनों से है, लेकिन सियासत में काफ़ी गर्माहट है और जायद बेग को बाहर का रास्ता
दिखाने के साथ ही इस सियासी हलचल में मजीद तेजी उस वक्त देखने को मिली जब कल शाम को ये खबरें सामने आ रही है कि शायद अब इन लीडरान जावेद बेग और उसके साथ कई और लीडरान हैं जिनकी घर वापसी मुतवक्का है। क्या पीडीपी खीमे के लिए ये सब कुछ चीजें सही होगी अगर इन लीडरान ने दोबारा से घर वापसी की और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इनको अपने खीमे में दोबारा जगह दी? तो क्या पीडीपी खीमे के अंदर खलबली हो सकती है? क्योंकि जिन लोगों ने पीडीपी को उस वक्त साथ दिया जिस वक्त जावेद बेग या दूसरे वो लीडरान जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर दूसरी पार्टियों में वो शामिल हुए, तो उसके बाद जो लोग पीडीपी का सहारा बने, क्या उनको ये मंजूर होगा कि घर वापसी इन लीडरान की होगी? तो क्या उससे पीडीपी पे कोई फर्क पड़ सकता है या पीडीपी इस नजरिए के साथ आगे जाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो माजी है, मुस्तकबिल को संवारना है? सनम, बात करेंगे कि पीडीपी खीमे के लिए कितना खुशाइंद कदम हो सकता है अगर इन लीडरान की घर वापसी हुई, या फिर पीडीपी के लिए एक और सेटबैक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पीडीपी के लिए सेटबैक तो नहीं कह सकते, परेशानी की बात हो सकती है। क्योंकि अगर हम बारामूला की बात करें, जावेद बेग की बात करें, कल शाम से ही जैसे ही आया तो वहाँ पे जैसे ही जावेद बेग पीडीपी से आउट हुए उनका कोई फेस नहीं रहा वहाँ पे पीडीपी को। तो तब रफ़ीक रहतर एक सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर थे, उन्होंने नौकरी से रिज़ाइन वगैरह किया और वो पीडीपी को थामने आ गए। और इस वक्त अगर जावेद बेग वापस आ जाते हैं पीडीपी में, जिस तरह खबरें आ रही हैं कि जावेद बेग पीडीपी में वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या रफ़ीक रहतर जो है, चूंकि हर कोई मतलब का आदमी है, सियासत में आता है तो वो मतलब के लिए आता है, इलेक्शन के लिए आता है, मैंडेट के लिए आता है, तो मामला खड़ा हो जाएगा पीडीपी के लिए मैंडेट किसको। और मैंडेट में अगर जावेद बेग वगैरह का वो एमएलए रह चुके हैं, बाकी रह चुके हैं, तो जावेद बेग को अगर मैंडेट होता है तो रफ़ीक रहतर साहब जाहिर है अपने हामियों समेत निकल जाएंगे। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीज़ जो है वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालेगी अगर इलेक्शन होते हैं, तो वो इम्पैक्ट होगा कि वहाँ पे जब डिलिमिटेशन हुआ है तो ये क्रीरी का जो बेल्ट है इसके करीबन 30 से 40 हज़ार वोट जो हैं वो इधर की तरफ डाले गए हैं, बारामूला के साथ जोड़े गए हैं, बड़ा एरिया को जोड़ा गया है। और वहाँ चूँकि बेग डायनास्टी का एक बड़ा दबदबा रहा है और बेग डायनास्टीज वर्सेस बशारत बुखारी, चूँकि इस इलाके के एमएलए जो थे ये बशारत बुखारी साहब थे, तो बशारत बुखारी के एरिया के जो वोटर हैं वो पहले से ही बेग्स के अपोजिट रहे हैं, क्योंकि बशारत बुखारी और बेग इसकी नहीं बनती थी, टसल जो रहती है पॉलिटिकल टसल, तो उस टसल की वजह से ये लोग भी हैं, ये अपोजिट माने जाते हैं बेग इसके। तो अगर जावेद बेग पीडीपी का कैंडिडेट होता है तो यहाँ से ये जो लोग नए गए हैं, नए ऐड हुए हैं, ये शायद जावेद बेग को सपोर्ट ना करें। तो ये बड़ा दचका होगा पीडीपी के लिए अगर ये सब कुछ हो जाता है जिस तरह से खबरें। और दूसरी बात है, अगर ये सब कुछ ना भी हो, लेकिन फिर भी इन हालात में जब पीडीपी को जिन लोगों को कोई था नहीं, सपोर्ट करने वाला नहीं था, उनको वो निकल गए, उनके बाद उन्होंने अपनी रास्ता थामा। तो क्या है, हम एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। हाँ, इस खबर पे भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात सीबीआई के हवाले जो खबर आ रही है जम्मू से, और वो खबर साहिल अमीन ज़रा अगर अपने नाज़रीन को बताएं तो जम्मू कश्मीर में जल शक्ति महकमे का वो जूनियर इंजीनियर जो सिविलिंग की भर्ती का मामला था, वो तहरीरी इम्तिहान जो उसमें हुआ था उसमें बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एक मामला आया और इस मामले में 15 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट जो है पुलिस ने कल बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की दरख्वास्त पर पिछले साल 9 जनवरी को केस दर्ज किया था और ये इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मुनाकद किया था। और सीबीआई ने बताया है कि जिन 15 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है उनमें जम्मू कश्मीर के एक साबका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, एक साबका फौजी और एक उस्ताद भी शामिल है। ये मालूम हुआ है कि ये जो मुलजिम है ये एक शख्स के साथ मिलकर पूरी इसकी साजिश रची थी और ये प्रिंटिंग प्रेस का एक मुलाजिम भी इसमें इन्वॉल्व है और इनने जेई सिविल के जो इम्तिहानात का पर्चा जो है वो उस प्रिंटिंग प्रेस से निकाला, फिर उसको बाज़ार में जो अपने इनके टाउट्स वगैरह थे उनके ज़रिए उन्हें बेचा और फिर उन लोगों को इम्तिहान में बिठाया और इम्तिहान को पास कराया। पंजाब, चंडीगढ़ के पंचकूला शहर से लेके हरियाणा और जम्मू से लेके कश्मीर इसमें नहीं आता है, इन इलाकों तक इस मामले में तफ्तीश की गई, पूछताछ की गई और फिर पूछताछ में जो डाटा है बैंक अकाउंट से टोल डाटा और करीबन 100 के करीब गवाह वगैरह जो है
उनके जो है जांच पड़ताल, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद ये जेई घोटाला जो है इसमें पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल किया है। आपको बताएं पिछले साल हमारे यहाँ घोटालों का साल भी कहा जा सकता है। हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का घोटाला भी हुआ और पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का जो भर्ती अब पुलिस में हुई है उसमें एक और सवाल है। उसमें आज बहुत हर कश्मीरी शक की निगाह से उसको देखता है। जम्मू में भी बहुत से लोग, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत से लोगों को देखा गया कि उसमें फ्रॉड वगैरह का जो है बाज़ाब्ते तौर पर खुद सरकार ने अगर कहा जाए तो उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें कश्मीर के लोगों को सबसे नाकाबिल दिखाया गया है। कश्मीर की कोई परसेंटेज ही उसमें नहीं है। 100% में से कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं वो 8% के आसपास से। तो ये जो मामला है इस पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार तक बात पहुंचाई, उसकी तहकीकात जो हुई थी उसका क्या हुआ, वो वाइट पेपर सामने लाइए, कौन उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो सब लग रहा है कि वो, क्योंकि एक फैमिली के 4 लोग उसमें थे। और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये लोग जो बताते रहते हैं दिल्ली ये वगैरह, ये लोग इस पे क्यों नहीं करते हैं। महबूबा मुफ्ती पे सवाल उठाए कि महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं इस पे बात करती है। दूसरों की बहुत से लोग बता रहे थे हमें तो तवक्का नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तो खुदारा उसके हवाले से आप लोग जानते हैं कि उनको कुर्सी की मुसीबत पड़ी रहती है, उसके अलावा वो किसी की बात नहीं करते। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर बात करनी चाहिए थी। और अपनी पार्टी है जो हमारी एक तरह से एक नई पार्टी उभर के आ रही है और लोगों के एस्पिरेशंस की बात करने की बात करते, तो इस पे लोगों को उनको बात करनी चाहिए थी कि ये जो मामला है, क्या कश्मीर के लोग इतने नाकाबिल हैं कि उस लिस्ट में सिर्फ 100 कुछ लोग आ सकते हैं, 1000 से ज़ायद, तो उस पर बात होनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे ताबिश तो ये मसाइल, तो ये बहुत संगीन मामला है और इस मामले पे हमें बात करनी पड़ेगी और हमारे लोगों को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बात करनी पड़ेगी कि वो जो तहकीकात आपने की थी वो तहकीकात क्यों रोक दी, क्यों उस तहकीकात के होते हुए भी वो लिस्ट जो है वो आउट कर लिया। लेकिन अगर तहकीकात की बात करें तो हमारे यहाँ एक सामने मुकद्दर की बात भी होती है और मुकद्दर के साथ साथ मेहनत की बात भी होती है। तो नायब सदर हिंद जगदीश धनखड़ अगले इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का यह दौरा जो है उनका 4 तारीख होगा। कल 3 है, परसों उनका दौरा है। और ये दौरा अगर कहें तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 8वां कन्वोकेशन है उसकी तकरीब में वो शिरकत कर रहे हैं और यहाँ जो तलबा है उनको मेडल डिग्रियाँ देंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो इस तकरीब की सदारत भी करेंगे और यहाँ धनखड़ जो हैं वो एजुकेशनल पॉलिसी है उसके हेड करेंगे और जो तलबा है जिनने मेहनत किया, जिनने कुछ हासिल किया, उनको मेडल भी देंगे। यहाँ स्क्वाश के चांसलर भी होंगे। ज़राअत और वेटनरी साइंस से पेशावर अफराद को जो डिग्रियाँ दी जाएंगी। और ये जो कैंपस है ये जम्मू में मुनक्कद हो रहा है, जो कैंप ये कन्वोकेशन है और करीबन 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं, गोल्ड मेडल, मेरिट सर्टिफिकेट और डिग्रियाँ दी जाएंगी। तो ये जो है ये बड़ा मामला है और इसमें नायब सदर हिंद जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। एक छोटा सा तिजारती वक्फा हमें लेना पड़ेगा। एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। हमारे पास अभी और मामला आते हैं और मामला के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत भी है और बैनुल अक़वामी कुछ मामला पर भी नजर है, लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।